हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे कोशिकांग और कोशिकांग में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और साथ ही हमने पढ़ लिया था अंतःप्रद्रवी जालिका को बहुत अच्छे से समझा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी काय, जिसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना। क्या है गोल्जी काय, इसकी खोज किसने की थी, कब कब की थी, इसके घटक कितने हैं, सारी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। गोल्जी काय, तो पहले हम इसकी खोज की ही बात करें कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। कैमिलो गोल्जी कहाँ के निवासी थे ये इटली के निवासी थे। लिख देती हूं मैं साथ में, इटली के निवासी कैमिलो गोल्जी ने किसकी खोज की थी, गोल्जी काय की खोज की थी। सन भी आपको याद रखना है, कब की थी, तो ये की थी 1898 1898 ईस्वी में की थी। और कहां पर की थी, तो यहां से मोस्ट पॉइंट बनता है, कहां की थी, ये की थी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरॉन सेल, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो याद रखना कि उल्लू की तंत्रिका कोशिका में किसकी खोज की थी, गोल्जी काय की खोज की थी। हमने जितने भी कोशिकांग अभी तक पढ़े हैं, सारे के सारे कोशिकांग किसमें थे, केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते थे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं थे। तो क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जैसे कि जीवाणु है, बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल है, इनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और ये केवल किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। किसमें होता है ये, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन हमें साथ में ये भी याद रखना है कि कुछ ऐसे हैं जिनमें अनुपस्थित है। तो ये तो सबको याद है कि किसमें उपस्थित है, यूकेरियोटिक में उपस्थित है। लेकिन और भी हैं जिनमें ये अनुपस्थित होता है, जैसे कि मैं लिख देती हूँ उसको, किसमें पाया जाता है, ये यूकेरियोटिक कोशिका में। लेकिन कुछ हैं जो यूकेरियोटिक होने के बाद भी उनमें अनुपस्थित है। तो किस किस में अनुपस्थित है, देखिए आप किस में अनुपस्थित है, तो ये अनुपस्थित रहता है जंतुओं की आरबीसी में। आरबीसी रेड ब्लड सेल, जो कि लाल रुधिर कणिका है, उसमें ये नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता, बताओ उसका कारण क्या है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो ये किस में अनुपस्थित होता है, आरबीसी में अनुपस्थित ये होता है। और किस में अनुपस्थित है ये, तो मैं लिख देती हूं पहले किस किस में है। एक तो है आरबीसी में अनुपस्थित है, और किस में अनुपस्थित है ये, तो जो परिपक्व शुक्राणु होता है, परिपक्व शुक्राणु। शुक्राणु क्या है, नरजनन कोशिका है, ठीक है। लेकिन जो परिपक्व शुक्राणु है उसमें ये नहीं पाया जाता। पर अपन को ये बात भी याद रखनी है कि शुक्राणु जब प्रारंभिक स्वरूप में होता है तो उसमें शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण इसी से होता है, किससे, गोल्जी काय से। शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण करे, एक्रोसोम का निर्माण यही करता है। लेकिन जब वो परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो जो क्या है, गोल्जी काय, वो गायब हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। और देखो आप, और किस में नहीं पाया जाता, तो परिपक्व चालनी नलिकाओं में ये नहीं पाया जाता। परिपक्व चालनी नलिकाओं में भी अनुपस्थित होता है, चालनी नलिका, ठीक। नेक्स्ट है कि टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और एक होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायो, जब हम सजीव जगत पढ़ेंगे, सजीव जगत का विभाजन देखेंगे, तो उस टाइम पे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइटा का नर युग्मक जो होता है, कि नर युग्मक में ये नहीं पाया जाता, क्या, गोल्जी का है। तो सारी बातें आपको याद रखनी, किस में पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन फिर भी ये सारे के सारे क्या है, ये है अपवाद, जिनमें गोल्जी काय अनुपस्थित होता है। किस किस में, आरबीसी में, परिपक्व शुक्राणु में, परिपक्व चालनी नलिका में, और टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा का जो नर युग्मक है उसमें अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट की गोल्जी काय, इस गोल्जी काय को
पादप कोशिका में क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि पादप कोशिका में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। पादप कोशिका में क्या कहते हैं? इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। और एक कोशिका में, एक पादप कोशिका में डिक्टियोसोम की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये लगभग कितनी हो सकती है? 25,000 हो सकती है। ठीक है, तो एक क्या है? गोल्जी काई है। नेक्स्ट गोल्जी काई के बारे में और बात कि गोल्जी काई की संरचना देखो। अब आप गोल्जी काई की संरचना तो आपके सामने मैंने बनाई है गोल्जी काई की संरचना। इस संरचना में आप सबसे पहले देखिए कि हमें सिस्टर्नी, ये क्या है? ये सिस्टर्नीज हैं। सिस्टर्नी है ये, जो लंबी पतली नलिकाएं दिखती है उन्हें कहा जाता है सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी को ही क्या कहते हैं? सिस्टर्नी को ही गोल्जी काई की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। किसको? सिस्टर्नी को। ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग है उत्तल भाग। क्या है ये? इसका उत्तल भाग है। और ऊपर वाला है अवतल भाग। तो उत्तल भाग में क्या होता है? उत्तल भाग में सिस्टर्नी से ही किसका निर्माण होता है? नवसिस्टर्नियां बनती है। किससे? उत्तल भाग में सिस्टर्नी से नवसिस्टर्नी का निर्माण होता है। तथा जो अवतल भाग है, ऊपर वाला जो उत्तल भाग है, उसमें किसका निर्माण होता है? वैक्यूल्स का निर्माण होता है। सिस्टर्नी से वैक्यूल अलग हो जाते हैं। तो ये किसकी संरचना है? गोल्जी काई की। तो इसकी संरचना में हमें पहले क्या दिखाई दे रहा है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी और क्या है इसमें? वैक्यूल। साथ ही संरचना में और क्या है? वेसिकल्स। सिस्टर्नी लंबी पतली नलिकाएं हैं। वैक्यूल क्या है? बड़ी थैलीनुमा संरचना है। और वेसिकल्स छोटी गोल संरचना है। ठीक है, ये इसकी संरचना है। नेक्स्ट देखो कि हम अब देख लेते हैं गोल्जी काई को के कार्यों को हम देखते हैं। तो गोल्जी काई के कार्य, गोल्जी काई के कार्य एक एक करके हम सारे कार्य देखेंगे। पहला कार्य क्या है कि हमने जब उसको अंतःप्रद्रवी जालिका को पढ़ा था तो उसमें लाइसोसोम लिखा था कि लाइसोसोम के निर्माण में वो सहायक है। तो उसी तरह लाइसोसोम का निर्माण भी किससे होता है? गोल्जी काई से। तो पहला कार्य आपको याद रखना है लाइसोसोम के निर्माण में सहायक। नेक्स्ट शुक्राणु। जो शुक्राणु है, शुक्राणु का आगे वाला भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। तो शुक्राणु के एक्रोसोम में भी सहायक है। के एक्रोसोम के निर्माण में सहायक। नेक्स्ट कि कोशिकीय जो पदार्थ है उन पदार्थों का स्त्रवण भी ये करता है, संचयन भी करता है। तो कोशिकीय पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे गोंद हो सकता है, रेंजिन हो सकता है, साथ ही प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, एंजाइम्स है। तो उन सबके स्त्रवण में भी क्या है? सहायक है। कौन? गोल्जी काई। तो कोशिकीय पदार्थों के स्त्रवण व संचयन में सहायक, संचयन में सहायक गोल्जी काई होता है, में सहायक। नेक्स्ट कि जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो कोशिका के विभाजन के समय पट्टिकाणु बनाता है ये, यानी कि सेल प्लेट का निर्माण भी करता है। तो किसमें सहायक है? सेल प्लेट या कोशिका पट्टिका। कब बनती है ये? जब कोशिका का विभाजन होता है। तो पट्टिका के निर्माण में सहायक का निर्माण होता है या निर्माण करता है। किससे होता है? गोल्जी काई से होता है। नेक्स्ट ये किसमें सहायक है? स्त्रवण में सहायक है। जितने भी प्रकार के स्त्रवण होते हैं सारे स्त्रवण में सहायक है। और इसके अलावा जो प्रोटीन,
एंजाइम्स है, फास्फोलिपिड्स है, सेल्यूलोज फाइबर है आदि कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गोल्जी काई के मैट्रिक्स वाले भाग में पाए जाते हैं। तो ये सारे कार्य हमें एक और आपको याद रखना है कि कोशिका से बाहर उत्सर्जित पदार्थों को भी क्या करता है? ये कोशिका से बाहर निकालता है। उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालता है कौन? गोल्जी काई। तो ये सारे कार्य किसके हैं? गोल्जी काई के हैं। नेक्स्ट अपन को नोट डाल के एक और बात याद रखनी है कि गोल्जी काई को ही कोशिका के क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी काई को। ये कहते हैं गोल्जी काई को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी आवश्यक पदार्थ है जैसे कि यहाँ पे है प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स है, इन सबको क्या करता है? गोल्जी काई थैली में पैक रखता है। ठीक है, तो पैक करने का कार्य करता है ये गोल्जी काई। इसीलिए कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहता है और जहाँ आवश्यकता होती है वहां भेजने का कार्य भी करता है। इसीलिए इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी इसे कहा जाता है। एक और बात याद रखनी है कि गोल्जी काई क्या कर सकता है? आकार में परिवर्तन। गोल्जी काई के आकार में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है, अर्थात ये परिवर्तनशील है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो ये क्या कर सकता है? अपने आकार को परिवर्तनशील कर सकता है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बहुरूपिक भी कहा जाता है। किसको? गोल्जी काई को। क्या कहेंगे इसको? बहुरूपिक भी कहेंगे, साथ ही इसे पॉलीमार्फिक भी कहते हैं। पॉलीमार्फिक भी कहते हैं। तो ये है गोल्जी काई, गोल्जी बॉडी। एक बार इसको क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। देखिए आप, गोल्जी काई जिसे क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने, जो कि इटली के निवासी है, 1898 में कहाँ की थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। ये कहाँ पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। ये अनुपस्थित होता है किन किन में? आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में, परिपक्व शुक्राणु जिसे लाल रक्त कणिका कहते हैं, परिपक्व शुक्राणु में, परिपक्व चालनी नलिका में और टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के नरयुग्मक में भी अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट हमने इसकी संरचना की बात की है, तो गोल्जी काई की संरचना में सिस्टर्नी, वैक्यूल और वेसिकल्स होते हैं। नेक्स्ट कि गोल्जी काई जो पादप कोशिका में गोल्जी काई नहीं बल्कि क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। और एक पादप कोशिका में इसकी संख्या कितनी होती है? तो लगभग 25,000 तक ये हो सकती है। नेक्स्ट, गोल्जी काई के कार्य लाइसोसोम के निर्माण में सहायक है, शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में सहायक होता है, कोशिकीय पदार्थों के स्त्रवण में, संचयन में सहायक है। जब भी कोशिका का विभाजन होगा उस टाइम पे सेल प्लेट जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका पट्टिका के भी निर्माण में सहायक होता है और उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालता है। और इसे क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गोल्जी काई को? क्योंकि ये क्या करता है? विभिन्न प्रकार की थैलियों में बंद करता है। किसको? प्रोटीन को, एंजाइम्स को, और आवश्यकता होने पर वहां भी पहुंचा सकता है। और ये साथ ही अपने आकार में परिवर्तन करता है, परिवर्तनशील है, इसीलिए इसको बहुरूपिक या पॉलीमार्फिक भी कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ी है किसके बारे में? गोल्जी काई के बारे में। सारी जानकारी हमने एक एक पॉइंट करके सबको हमने देखा है। तो अब आपको क्या करना है? इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही कमेंट करें कि हम और क्या कर सकते हैं इससे अच्छा अपना बेटर और प्रदर्शन देने के लिए। तो हमारे एमसीसी खानपुर नाम से चैनल है यूट्यूब पे, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। कल मैं फिर से आपसे मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और कल हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। थैंक यू सो मच।